स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो सदियों पुराने विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये विषय है ज्योतिष और भविष्यवाणियां, और हमारे पास इसे समझने के लिए एक स्रोत है, एक समीक्षा जिसका शीर्षक है ज्योतिष, भविष्यवाणियां और उनका प्रभाव। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्योतिष ये भविष्य बताने का दावा करता कैसे है, इसके पक्ष में विपक्ष में क्या बातें कही जाती हैं, और सबसे बड़ी बात कि विज्ञान तो सवाल उठाता है, फिर भी दुनिया भर में इतने सारे लोग, मतलब करोड़ों लोग, आज भी क्यों राशिफल देखते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ज्योतिष भविष्यवाणी के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करता है? क्या है इसके मुख्य तरीके? देखिए, ज्योतिष का जो मूल आधार है ना, वो है जन्म कुंडली, जिसे अंग्रेजी में नेटल चार्ट भी कहते हैं। जन्म कुंडली, हाँ, सुना है। हाँ, तो ये असल में क्या है, किसी व्यक्ति के जन्म के बिल्कुल सटीक समय और जगह पर उस वक्त आसमान कैसा दिख रहा था, उसका एक लक्ष्य है। इसमें उस पल कौन सा ग्रह कहाँ था, कौन सा तारा उगरा था, ये सारी पोजीशंस दर्ज होती हैं। अच्छा, तो जैसे जन्म के समय का एक आकाशीय स्नैपशॉट हो गया, पर इससे भविष्य का अंदाजा कैसे लगता है? भविष्य की संभावनाओं को देखने के लिए ज्योतिषी मुख्य रूप से ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट्स का विश्लेषण करते हैं। गोचर मतलब ग्रहों की आकाश में अभी की चाल, वो भी कहाँ चल रहे हैं। ज्योतिषी देखते हैं कि ये चलते हुए ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उनके साथ कैसा रिश्ता बना रहे हैं। इसके अलावा ग्रहों के अपने चक्र भी होते हैं, उनकी भी स्टडी की जाती है। जैसे एक उदाहरण लें, बृहस्पति ग्रह, जिसे गुरु या जुपिटर कहते हैं, अगर वो आपकी कुंडली के किसी खास हिस्से से गुजर रहा है तो अक्सर इसे माना जाता है कि शायद कोई विकास का, विस्तार का या कोई अच्छा मौका मिलने का समय है। और वहीं दूसरी तरफ शनि, सैटर्न का गोचर उसे आमतौर पर चुनौतियों से या जिम्मेदारियों से या किसी तरह की रुकावट से जोड़कर देखा जाता है। पर हाँ, ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है, असल विश्लेषण तो काफी जटिल होता है। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, मैंने सुना है ज्योतिष की भी अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे पश्चिमी ज्योतिष और हमारा भारतीय वैदिक ज्योतिष। क्या इनमें भविष्य बताने के तरीके में कोई बड़ा फर्क है? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत जरूरी अंतर है जिसका जिक्र इस समीक्षा में भी है। पश्चिमी ज्योतिष जो है वो ज्यादातर इन्हीं गोचरों पर और सूर्य राशियों पर जोर देता है। सूर्य राशि मतलब जैसे मेष, वृषभ, जो अखबारों में आता है? हाँ, बिल्कुल वही। आपकी जन्मतिथि के हिसाब से जो रोज या हफ्ते के राशिफल छपते हैं ना, वो ज्यादातर इसी पश्चिमी तरीके पर आधारित होते हैं और वो काफी बहुत सामान्य होते हैं। लेकिन जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है, जिसे हम आमतौर पर ज्योतिष कहते हैं, वो गोचर तो देखता ही है, पर साथ में एक बहुत ही खास सिस्टम का इस्तेमाल करता है। उसे कहते हैं दशा प्रणाली। दशा? ये क्या चीज है? ये राशिफल जैसा है? नहीं, राशिफल से ये बहुत अलग है और ज्यादा पर्सनल होती है। दशाओं को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिंदगी के अलग अलग चैप्टर होते हैं ना, और हर चैप्टर पर किसी एक खास ग्रह का असर ज्यादा माना जाता है। किसी की दशा सालों चलती है, किसी की महीनों। अच्छा। तो वैदिक ज्योतिष मानता है कि ये दशाएं ही हैं जो जीवन की बड़ी घटनाओं को, जैसे करियर में बड़ा चेंज कब आएगा, या शादी का योग कब है, या सेहत का ध्यान कब रखना है, इनको एक्टिवेट करती हैं या इनके होने की संभावना बनाती हैं। तो वैदिक ज्योतिष में दशाओं का विश्लेषण बहुत जरूरी है भविष्यवाणी के लिए। अच्छा, तो एक तरफ ग्रहों की आज की चाल यानी गोचर, और दूसरी तरफ ग्रहों के असर की लंबी अवधियां यानी दशाएं। ये वाकई अलग नजरिया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ज्योतिष की भविष्यवाणियां कभी सच भी होती हैं? क्या स्रोत में इसका कोई जिक्र है, कोई उदाहरण? हाँ, स्रोत इस बात का जिक्र करता है। देखिए, इतिहास में भी और लोगों के अपने अनुभवों में भी ऐसे किस्से मिल जाते हैं जहां लगता है कि ज्योतिषी ने जो कहा था वो बाद में सही निकला। कभी किसी राजनीतिक घटना के बारे में, या किसी की नौकरी, शादी या बच्चे के बारे में। ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं जिन्हें बाद में सही माना गया और ज्योतिष को क्रेडिट मिला। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आ जाता है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। अक्सर ये जो सफल भविष्यवाणियां होती हैं ना, वो या तो बहुत ब्रॉड होती हैं। ब्रॉड मतलब बहुत व्यापक, या फिर काफी अस्पष्ट होती हैं। उनकी भाषा ऐसी गोलमोल होती है कि कई मतलब निकल सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भविष्यवाणी इतनी ढीली ढाली होती है कि बाद में कुछ भी हो जाए उसे फिट किया जा सकता है? हाँ,
काफी हद तक यही बात है। इसी वजह से जब कोई घटना हो जाती है तो पीछे मुड़कर देखना और कहना आसान होता है कि अरे हाँ, ज्योतिषी ने तो ऐसा ही कुछ इशारा किया था। इसको मनोविज्ञान में पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह या हाइंडसाइड बायस कहते हैं। मतलब घटना होने के बाद लगता है कि ये तो पता ही था। कोई छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ जरूर। मान लीजिए कोई ज्योतिषी कहता है आने वाले कुछ महीनों में आपके जीवन में कोई जरूरी बदलाव आ सकता है, कहीं जाने का भी योग बन रहा है। अब अगले 6 महीने में हो सकता है आपकी नौकरी बदल जाए, या आप छुट्टी पर कहीं घूमने चले जाएं, या घर में कोई नया मेहमान आ जाए। ये सब जरूरी बदलाव या यात्रा में आ सकते हैं, है ना? हाँ, बात तो सही है। भविष्यवाणी इतनी जनरल थी कि कुछ ना कुछ तो फिट हो ही जाएगा। समझ गई। ये तो हुई ज्योतिष के दावों और उनकी सटीकता की बात। लेकिन विज्ञान, साइंस क्या कहता है इस बारे में? वैज्ञानिक नजरिया क्या है? विज्ञान इसको लेकर काफी संदेह रखता है, और इसके कारण भी ठोस हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका या प्रक्रिया, कोई मैकेनिज्म आज तक पता नहीं चला है जिससे ये समझाया जा सके कि लाखों किलोमीटर दूर बैठे ग्रह किसी एक इंसान की जिंदगी, उसके फैसले, उसके साथ क्या होगा, इसको कैसे असर डाल सकते हैं। हाँ, ये कनेक्शन कैसे बनता है? बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण या जो दूसरे ज्ञात बल हैं, उनका असर तो बहुत ही मामूली होता है। धरती पर रखी चीजों का, यहां तक कि डॉक्टर के कमरे की मशीनों का असर भी ग्रहों से कहीं ज्यादा होता है। तो असर का रास्ता क्या है, ये साफ नहीं है। दूसरा, जैसा स्रोत में भी बताया गया है, पिछले कई सालों में बहुत सारी वैज्ञानिक स्टडीज हुई हैं ज्योतिष की भविष्यवाणियों और राशिफल की सटीकता को जांचने के लिए। और इन स्टडीज का नतीजा लगभग हमेशा यही निकला है कि ज्योतिष की भविष्यवाणियां वो बस संयोग से बेहतर नहीं होती, मतलब रैंडम चांस, यानी तुक्के मारने जैसा। हाँ, आप कह सकते हैं। मतलब अगर आप बिना किसी ज्योतिष गणना के अंदाजा लगाएं तो आपके सही होने के चांस उतने ही हैं जितने ज्योतिषी की भविष्यवाणी के। और वो एक बर्नम प्रभाव की बात भी आती है अक्सर, वो क्या है? हाँ, बर्नम इफेक्ट, इसे फोरर इफेक्ट भी कहते हैं। ये यहाँ बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक बात है। इसके तहत क्या होता है कि लोग अक्सर बहुत अस्पष्ट और सामान्य बातें, जो असल में किसी पर भी लागू हो सकती हैं, उनको अपने लिए बहुत खास, बहुत सटीक और गहरी मान लेते हैं। अच्छा, जैसे वो अखबार वाले राशिफल, आज पैसों का फायदा हो सकता है या किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा। राशिफल अक्सर इसी बर्नम प्रभाव का फायदा उठाते हैं। बातें इतनी सामान्य होती हैं कि पढ़ने वाला अपने जीवन की कोई ना कोई घटना उसमें देख लेता है और उसे लगता है वाह, भविष्यवाणी सही हो गई। तो एक तरफ वैज्ञानिक आधार नहीं, सटीकता पर सवाल, ऊपर से ये मनोवैज्ञानिक असर। लेकिन फिर भी, जैसा हमने शुरू में कहा था, ज्योतिष तो चल रहा है और खूब चल रहा है। ये कोई नई बात भी नहीं है। स्रोत कहता है 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। बेबीलोन, भारत, ग्रीस, चीन, सब जगह रहा है और आज भी लाखों लोग रोज इसे फॉलो करते हैं। तो अगर साइंस इसे नहीं मानता तो लोग क्यों मानते हैं? ये बड़ा अजीब विरोधाभास है। ये सच में एक गहरा सवाल है और इसके जवाब में कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैसा कि स्रोत भी बताता है। पहला और शायद सबसे अहम कारण है आराम और आश्वासन, कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस। जिंदगी में कितनी अनिश्चितता होती है ना? भविष्य की चिंता होती है। हाँ, वो तो है। ज्योतिष एक तरह का ढांचा या कहानी देता है जिससे लोगों को लगता है कि शायद सब कुछ बस ऐसे ही नहीं हो रहा, शायद कोई बड़ी योजना है। ये मुश्किल समय में एक सहारा जैसा महसूस करा सकता है। दूसरा कारण है ये आत्मचिंतन और निर्णय लेने के लिए एक तरह की रूपरेखा देता है, मतलब एक फ्रेमवर्क। लोग अपनी राशि या कुंडली के बारे में पढ़कर या सुनकर अपनी ताकतों, कमजोरियों, मौकों, चुनौतियों के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपने ऑप्शन समझने या कोई फैसला लेने में मदद करता है। अच्छा, मतलब ये खुद को समझने का एक तरीका बन जाता है, भले ही वैज्ञानिक हो या ना हो। हाँ, और तीसरा बड़ा कारण है ये एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा है, कल्चरल ट्रेडिशन। भारत जैसे कई समाजों में तो ज्योतिष सिर्फ भविष्य जानने की चीज नहीं है। ये तो जन्म से लेकर शादी ब्याह, गृह प्रवेश, नया काम शुरू करने के मुहूर्त निकालने, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। और स्रोत ये भी नोट करता है कि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया ने तो ज्योतिष को जैसे एक नई जान दे दी है। एस्ट्रोलॉजी एप्स हैं, ऑनलाइन राशिफल हैं, इंस्टाग्राम पर मीम्स हैं। हाँ, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड तो सब जानते हैं आजकल। बिल्कुल। ये बुध वक्री वाला जुमला तो पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है, भले ही बहुतों को इसका असली मतलब न पता हो। ये बात तो है। तो ये सारे कारण मिलकर इसे आज भी इतना पॉपुलर बनाए हुए हैं। अच्छा, अगर हम वापस समीक्षा पर लौटें
तो वो ज्योतिष की ताकतें और कमजोरियां क्या गिनाते हैं, खासकर भविष्य बताने वाले पहलू पर? समीक्षा दोनों बातें सामने रखती है। अगर ताकतों की बात करें, स्ट्रेंथ्स की, तो जैसा हमने अभी कहा, पहला तो ये कि ये लोगों को आने वाली मुश्किलों के लिए, चाहे वो असली हो या मानी हुई, उनके लिए मानसिक रूप से तैयार होने में मदद कर सकता है। एक तरह का अलर्ट मिल जाता है। दूसरा, ये खुद के बारे में सोचने, फैसले लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है। तीसरा, ये मुश्किल वक्त में उम्मीद और एक कंट्रोल का एहसास दे सकता है। और चौथा, ये सांस्कृतिक पहचान और समुदाय से जुड़ाव को भी मजबूत करता है। ये तो हुई इसकी ताकतें, जो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक लेवल पर दिखती हैं। लेकिन समीक्षा इसकी कमजोरियों पर भी बात करती होगी, है ना? वीकनेसेस? हाँ, बिल्कुल। और कमजोरियों की लिस्ट भी उतनी जरूरी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका जिक्र बार बार आता है, वो है भविष्यवाणियों की सटीकता के लिए ठोस वैज्ञानिक सबूतों की कमी। दूसरा, जैसा हमने पहले देखा, भविष्यवाणियां अक्सर बहुत अस्पष्ट होती हैं, सामान्य होती हैं, जिन्हें किसी भी तरह से समझा जा सकता है या बाद में सही ठहराया जा सकता है। तीसरा, एक खतरा यह भी है कि लोग जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए, जैसे करियर, शादी, सेहत, पूरी तरह ज्योतिषों पर निर्भर हो जाएं, ओवर डिपेंडेंट हो जाएं। हाँ, मतलब अपनी सूझबूझ या मेहनत को छोड़ दें। बिल्कुल, ये सोच करके जो लिखा है वही होगा। और चौथा, क्योंकि ये फील्ड काफी हद तक अनरेगुलेटेड है, तो इसमें धोखाधड़ी, फ्रॉड और व्यावसायिक शोषण की भी काफी गुंजाइश रहती है। कई बार लोग ज्योतिष के नाम पर भोली भाली जनता को ठगते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो इन ताकतों और कमजोरियों को देखते हुए समीक्षा के हिसाब से ये ज्योतिष की खोज, ये किसके लिए ज्यादा सही है? मतलब किसे इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए? स्रोत का नजरिया यहाँ काफी बैलेंस्ड है। वो कहता है कि ये उन लोगों के लिए यकीनन दिलचस्प हो सकता है जो प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिज्म में रुचि रखते हैं या अलग अलग संस्कृतियों को समझना चाहते हैं। ज्योतिष पुराने प्रतीकों, कहानियों, मिथकों से भरा है, जिनका अध्ययन अपने आप में रोचक हो सकता है। ये उन लोगों को भी अपील कर सकता है जो जिंदगी को समझने के लिए किसी तरह के गाइडेंस फ्रेमवर्क में आराम महसूस करते हैं, एक ढांचा चाहते हैं। और हाँ, जिन्हें मिथकों, कहानियों और अपने अंदर झांकने यानी पर्सनल रिफ्लेक्शन में मजा आता है, वो भी ज्योतिष में कुछ पा सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर जीवन के सफर और अर्थ की तलाश से जुड़ा होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात, जिसे स्रोत खास तौर पर कहता है, यह है कि ज्योतिष उन लोगों के लिए सबसे सही है जो इसके प्रति खुले दिमाग के साथ साथ आलोचनात्मक सोच भी रख सकें, क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब ये कि जो ज्योतिष से मिलने वाले इशारों या सलाह को सुने, सोचें, लेकिन आंख बंद करके ना मान लें। अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और दूसरी जानकारी से उसे तौलें। विश्वास और विवेक, इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये जो समीक्षा है, इसका फाइनल टेक क्या है ज्योतिष और भविष्यवाणियों पर? संक्षेप में कहें तो निष्कर्ष ये है कि ज्योतिष भविष्य की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने का कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड या भरोसेमंद तरीका नहीं देता है। इसके दावों के पक्ष में मजबूत सबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये हजारों साल से जिंदा है और खूब फल फूल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ गहरी मानवीय जरूरतों को पूरा करता है। कौन सी जरूरतें? जैसे जिंदगी में कोई अर्थ खोजना, मीनिंग ढूंढना, अनिश्चितता में आश्वासन पाना, रीएश्योरेंस, और अपने जीवन को एक कहानी के तौर पर समझना, स्टोरी टेलिंग। ये जरूरतें इतनी मजबूत हैं कि लोग ऐसे सिस्टम की तरफ खिंचते हैं जो उन्हें लगता है कि दुनिया को समझने में और शायद थोड़ा कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, भले ही उसकी वैज्ञानिक वैधता पर सवाल हों। ये वाकई एक दिलचस्प पैराडॉक्स है। और समीक्षा ने इसे रेटिंग भी दी है ना, अलग अलग पैमानों पर। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। एक प्रेडिक्शन करने वाले टूल के तौर पर, प्रेडिक्टिव टूल, समीक्षा ने ज्योतिष को 10 में से 5 नंबर दिए हैं। ये शायद इसकी अस्पष्टता और वैज्ञानिक आधार की कमी को दिखाता है, लेकिन एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक गाइड के तौर पर, मतलब कल्चरल और साइकोलॉजिकल गाइड, इसे 10 में से 8 नंबर दिए गए हैं। ओहो, यानी भविष्यवाणी में भले ही कमजोर, पर सांस्कृतिक और मानसिक असर ज्यादा मजबूत माना गया है। हाँ, बिल्कुल। ये इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों, लोगों को आराम देने की क्षमता और आत्मचिंतन के लिए एक ढांचा देने के महत्व को दिखाता है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल जो इस पूरी बातचीत और स्रोत से निकलता है, जिस पे शायद सुनने वाले भी सोचें। चलिए मान लिया कि ज्योतिष घटनाओं की ठीक-ठीक भविष्यवाणी नहीं करता, पर क्या ये इस बात की भविष्यवाणी करने में ज्यादा बेहतर हो सकता है कि मुश्किल या अनिश्चित समय में
लोग कैसे सोचेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, किस तरह से सुकून या समाधान ढूंढेंगे? क्या ज्योतिष का अध्ययन ग्रहों के असर से हटकर हमें समाज, संस्कृति और इंसानी मनोविज्ञान के बारे में कुछ जरूरी बातें सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज्योतिष को सिर्फ सच या झूठ के नजरिए से हटकर देखने को कहता है।